डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल शैक्षणिक और ऐतिहासिक जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। किसी व्यक्ति, जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उद्देश्य नहीं है। राशन, पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा कि भीमराव विदेश से लौट रहे थे, ज्ञान के साथ, आत्मसम्मान के साथ और एक नई सोच के साथ। लेकिन आज मैं ये जानना चाहती हूँ, जब कोई इंसान इतना बदल कर लौटता है तो क्या उसका देश भी उसे वैसे ही स्वीकार करता है? अक्सर नहीं स्मृति, और भीमराव के साथ यही हुआ। सन 1917, कई साल बाद भीमराव भारत लौटे। उनके पास अमेरिका और लंदन की शिक्षा थी, नई दृष्टि थी और एक सपना था, भारत में बदलाव का। लेकिन भारत तो वही था। हाँ, समाज वही था, सोच वही थी और भेदभाव भी वही। भीमराव सीधे बड़ौदा रियासत पहुंचे, क्योंकि छात्रवृत्ति की शर्त के अनुसार उन्हें वही नौकरी करनी थी। तो अब वो सरकारी अधिकारी थे। हाँ, सन 1917 के अंत में उन्हें बड़ौदा राज्य में एक उच्च पद पर नियुक्त किया गया। ये पहली बार था जब एक दलित व्यक्ति इतने ऊंचे पद पर पहुंचा था। ये तो सम्मान की बात होनी चाहिए थी। लेकिन हुआ उल्टा। ऑफिस में लोग उनसे बात नहीं करते थे, फाइलें उनके हाथ में नहीं दी जाती थीं। कुर्सी थी, पद था, लेकिन स्वीकार नहीं था। ये सुनकर लगता है कि पढ़ाई से ज्यादा सोच बदलना मुश्किल है। बिल्कुल, लेकिन असली झटका ऑफिस में नहीं लगा, वो लगा रहने की जगह ढूंढते समय। रहने की जगह? हाँ, भीमराव बड़ौदा में रहने के लिए कमरा ढूंढने लगे, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता कि वो कौन है, दरवाजे बंद हो जाते। एक पढ़ा लिखा अधिकारी और रहने की जगह भी नहीं? हाँ स्मृति, कई जगह उन्हें मना कर दिया गया, कुछ जगह बात करने से भी इनकार। आखिरकार उन्हें एक सराय में रहना पड़ा। सराय, जहाँ कोई भी रह सकता है? सिर्फ तब तक जब तक उनकी पहचान छुपी रहे। कुछ ही दिनों में लोगों को पता चल गया कि वो दलित हैं, और फिर वही हुआ जो समाज करना जानता था। क्या हुआ रोशन? उन्हें वहां से निकाल दिया गया। कहा गया, तुम यहां नहीं रह सकते। ये अपमान कितना गहरा रहा होगा? बहुत गहरा। विदेश में जहां उन्हें इंसान माना गया, और भारत में जहां उन्हें रहने लायक भी नहीं समझा गया। तो उस पल भीमराव क्या सोच रहे थे? वो सोच रहे थे, समस्या मुझ में नहीं है, समस्या इस व्यवस्था में है। और यहीं से उनकी लड़ाई निजी नहीं रही। यानी ये वो पल था जहां अपमान क्रोध में बदल सकता था? हाँ, लेकिन भीमराव ने क्रोध को हथियार नहीं बनाया, उन्होंने उसे दिशा दी। लेकिन क्या इस अपमान के बाद वो नौकरी में टिक पाए? नहीं, लगातार अपमान, रहने की समस्या और मानसिक दबाव के कारण भीमराव को बड़ौदा की नौकरी छोड़नी पड़ी। तो ये वापसी बहुत महंगी साबित हुई। हाँ, लेकिन इसी कीमत ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। अब वो समझ चुके थे कि सिर्फ पढ़ा लिखा होना काफी नहीं है। तो आगे वो क्या करते हैं? यहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है। नौकरी छोड़ने के बाद भीमराव मुंबई की ओर बढ़ते हैं। यहाँ वो शिक्षा, लेखन और समाज सुधार की ओर और गहराई से बढ़ते हैं। यानी अब संघर्ष और खुला होने वाला है। हाँ, क्योंकि अब भीमराव चुपचाप सहने वाले नहीं थे, वो तैयार हो चुके थे बोलने के लिए। और जब कोई इतना पढ़ा लिखा इंसान बोलना शुरू करता है तो व्यवस्था डरती है। बिल्कुल, और यही डर अगले हिस्से में खुलकर सामने आने वाला है। रोशन, पिछले हिस्से में हमने देखा कि विदेश से लौटने के बाद भीमराव को नौकरी, घर और सम्मान तीनों से हाथ धोना पड़ा। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, जब इंसान इतना सब खो देता है तो क्या वो रुक जाता है या और तेज चलता है? कुछ लोग रुक जाते हैं स्मृति, और कुछ लोग अपने दर्द को रास्ता बना लेते हैं। भीमराव ने दूसरा रास्ता चुना। सन 1918 नौकरी छोड़ने के बाद वो बम्बई पहुंचे। बम्बई, जहाँ भीड़ है, संघर्ष है और अवसर भी। हाँ, लेकिन उनके लिए बम्बई भी कोई आसान शहर नहीं था। रहने की जगह सीमित थी, पैसा कम था और समाज का रवैया अब भी वही। फिर भी यहीं से भीमराव ने अपनी नई शुरुआत की। किस तरह की शुरुआत? शिक्षक के रूप में। सन 1918 में उन्हें सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में अर्थशास्त्र पढ़ाने का अवसर मिला। ये वही विषय था जिसे उन्होंने अमेरिका और लंदन में गहराई से समझा था। तो पहली बार वो पढ़ाने की स्थिति में थे। हाँ, और यही एक बड़ा बदलाव था। कक्षा में छात्र थे, ब्लैक बोर्ड था और भीमराव की आवाज़ थी। यहाँ उन्हें चुप नहीं कराया जा सकता था। लेकिन क्या छात्रों और सहकर्मियों का व्यवहार समान था? मिला जुला। कुछ छात्र उनके ज्ञान से प्रभावित थे, कुछ सहकर्मी उनकी योग्यता को मानते थे, लेकिन कुछ लोग अब भी उनकी पहचान से असहज थे। तो अपमान पूरी तरह खत्म नहीं हुआ? नहीं, लेकिन अब भीमराव के पास एक मंच था। वो केवल सह नहीं रहे थे, वो समझा रहे थे, लिख रहे थे और सवाल उठा रहे थे। लिख रहे थे?
हाँ, सन 1918 और 1919 के बीच भीमराव ने अर्थशास्त्र और समाज पर लेख लिखने शुरू किए। उनके लेखों में एक बात साफ दिखती थी, गरीबी, जाति और सत्ता आपस में जुड़ी हुई हैं। यानी वो सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव नहीं, पूरी व्यवस्था पर बात कर रहे थे। बिल्कुल, और यही बात उन्हें अलग बनाती थी। सन 1919 के आसपास वो ये समझ चुके थे कि अगर बदलाव चाहिए तो आवाज़ संगठित होनी चाहिए। संगठित यानी अकेले नहीं। हाँ, भीमराव ने दलित समाज के लोगों से खुलकर बात करनी शुरू की, उनकी समस्याएं सुनी, उनका डर समझा और उन्हें ये बताया कि शिक्षा और संगठन सबसे बड़ी ताकत है। ये बहुत बड़ा कदम था। और बहुत जोखिम भरा भी, क्योंकि अब वो सिर्फ शिक्षक नहीं रहे थे, वो समाज के सामने खड़े होने लगे थे। तो क्या यहाँ से उनका संघर्ष सार्वजनिक हो गया? हाँ, ये पहला मौका था जब भीमराव खुले तौर पर सामाजिक अन्याय पर बोलने लगे थे। शब्दों में गुस्सा नहीं था, तर्क था, तथ्य थे और अनुभव था। और यही बात शायद सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। सही कहा, क्योंकि तर्क को चुप कराना आसान नहीं होता। तो रोशन, क्या हम कह सकते हैं कि एपिसोड 4 के इस हिस्से तक भीमराव पूरी तरह बदल चुके थे? हाँ, अब वो सिर्फ अपमान सहने वाले व्यक्ति नहीं थे, वो एक शिक्षक, एक लेखक और एक उभरती हुई सामाजिक आवाज बन चुके थे। लेकिन जब कोई आवाज बनता है तो विरोध भी तेज होता है। और वही अगले हिस्से में खुलकर सामने आने वाला है, क्योंकि अब भीमराव की लड़ाई कागज और कक्षा से निकलकर सड़क और समाज तक जाने वाली थी। रोशन, अब तक हमने देखा कि भीमराव एक शिक्षक और लेखक के रूप में खुद को स्थापित कर चुके थे। लेकिन अब मैं ये समझना चाहती हूँ, जब कोई इंसान सिर्फ बोलता नहीं बल्कि लोगों को जोड़ना शुरू करता है, तो क्या वही पल आंदोलन की शुरुआत होता है? हाँ स्मृति, और भीमराव की जिंदगी में वही पल सन 1919 और 1920 के बीच आया। ये वो समय था जब उन्होंने समझ लिया था कि अकेली आवाज़ दूर तक नहीं जाती। तो उन्होंने लोगों को जोड़ना शुरू किया। बिल्कुल, सन 1920 के आसपास भीमराव ने दलित समाज के युवाओं, मजदूरों और छात्रों से खुलकर संवाद शुरू किया। वो उन्हें ये समझाने लगे कि समस्या भाग्य की नहीं है, समस्या व्यवस्था की है। ये बात उस समय कहना कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल, क्योंकि सदियों से लोगों को ये सिखाया गया था कि जो हो रहा है वही सही है। भीमराव इस सोच को जड़ से चुनौती दे रहे थे। तो प्रतिक्रिया तेज रही होगी? हाँ, कुछ लोग उन्हें अपना नेता मानने लगे, कुछ लोग उन्हें खतरा समझने लगे, लेकिन भीमराव रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने संगठन को किस तरह आगे बढ़ाया? लेखन के जरिए और मंच के जरिए। सन 1920 में उन्होंने एक पत्रिका की शुरुआत की। इस पत्रिका का उद्देश्य साफ था, दलित समाज को आवाज देना। यानी पहली बार उनकी बात लिखित रूप में दूर तक पहुंचने लगी। हाँ, उनके लेख सीधे सवाल करते थे, क्यों एक इंसान दूसरे से कम माना जाए, क्यों शिक्षा सबके लिए समान नहीं, और क्यों धर्म भेदभाव का आधार बने। ये तो सीधे टकराव की भाषा है। लेकिन तर्क के साथ। यही वजह है कि उनकी बात नज़रअंदाज नहीं की जा सकी। क्या यही वो समय है जब पूरे देश ने उनका नाम सुनना शुरू किया? हाँ स्मृति, सन 1920 के बाद भीमराव सिर्फ बंबई तक सीमित नहीं रहे, उनकी पहचान एक विचारक और नेता के रूप में बनने लगी। और इससे विरोध और बढ़ा होगा? बिल्कुल, कई जगह उनके कार्यक्रमों को रोकने की कोशिश की गई, कई बार उनके लेखों की आलोचना हुई, लेकिन अब भीमराव अकेले नहीं थे, क्योंकि उनके साथ लोग खड़े थे। हाँ, यही वो मोड़ था जहां व्यक्तिगत संघर्ष सामूहिक संघर्ष में बदल गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एपिसोड 4 के इस हिस्से तक आंदोलन की नींव पड़ चुकी थी? बिल्कुल, अब भीमराव सिर्फ अपने लिए नहीं, एक पूरे समाज के लिए बोल रहे थे। और जब कोई इतने लोगों की आवाज बनता है तो टकराव अपरिहार्य हो जाता है। सही कहा, और यही टकराव अगले हिस्से में और खुलकर सामने आने वाला है, क्योंकि अब भीमराव सिर्फ लिख नहीं रहे थे, वो सड़कों पर उतरने वाले थे। यानी अब आंदोलन कागज से बाहर आने वाला है। हाँ, और यही उनकी जिंदगी का सबसे निर्णायक दौर बनने वाला है। रोशन, पिछले हिस्से के अंत में हम उस मोड़ पर थे जहां लेखन और भाषण अब लोगों को जोड़ चुके थे। लेकिन अब मैं ये जानना चाहती हूँ, जब लोग संगठित हो जाते हैं तो क्या टकराव अपने आप सामने आ जाता है? हाँ स्मृति, और भीमराव की जिंदगी में ये टकराव सन 1923 से 1924 के बीच बहुत साफ दिखाई देने लगा। ये वो समय था जब उनकी बात अब सिर्फ विचार नहीं रही, वो मांग बन गई। किस बात की मांग? बराबरी की, सम्मान की और सबसे बुनियादी अधिकारों की। पानी, शिक्षा
और सार्वजनिक जगहों पर बराबर प्रवेश। ये तो बिल्कुल मूल बातें हैं। लेकिन उस समय यही बातें सबसे बड़ा अपराध मानी जाती थीं। सन 1924 में भीमराव ने दलित समाज को खुलकर संगठित करना शुरू किया। सभा होने लगी, भाषण होने लगे और लोग पहली बार डर से बाहर निकलने लगे। ये बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, और यही बदलाव सत्ता और समाज को डराने लगा, क्योंकि अब भीमराव अकेले नहीं थे, उनके पीछे हजारों लोग खड़े थे। तो प्रतिक्रिया कैसी रही? तीखी। कई जगह उनके कार्यक्रमों का विरोध हुआ, कई बार धमकियां मिली, लेकिन भीमराव पीछे नहीं हटे। क्योंकि अब पीछे हटना पूरे समाज को फिर चुप कर देना होता। बिल्कुल। सन 1924 के अंत तक ये साफ हो चुका था कि भीमराव अब सिर्फ सामाजिक सुधारक नहीं है, वो एक नेता बन चुके थे। एक ऐसा नेता जो किताबों से निकलकर सड़क तक पहुंच चुका है। हाँ, और यही वो पल था जब राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम ध्यान में आने लगा। लोग पूछने लगे, ये कौन है जो सदियों पुरानी व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला रहा है? और यही सवाल शायद इतिहास का पहला डर था। सही कहा, क्योंकि अब भीमराव की लड़ाई स्थानीय नहीं रही, ये लड़ाई पूरे देश की आत्मा से जुड़ गई थी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एपिसोड 4 के अंत तक भीमराव पूरी तरह एक सार्वजनिक नेता बन चुके थे? हाँ स्मृति, अब वो सिर्फ अपमान झेलने वाला बच्चा नहीं थे, सिर्फ पढ़ा लिखा विद्वान नहीं थे। वो एक ऐसा नाम बन चुके थे जिसे नज़रअंदाज करना अब संभव नहीं था। लेकिन रोशन, जब कोई व्यवस्था को चुनौती देता है तो अगला कदम और भी कठिन होता है। और वही अब आने वाला है, क्योंकि अब भीमराव सीधे उन प्रतीकों को चुनौती देने वाले थे जिन्हें समाज पवित्र मानता आया था। यानी अगला एपिसोड और भी तीखा होगा। हाँ, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ अधिकारों की नहीं, धर्म, परंपरा और सत्ता की व्याख्या की होने वाली है। और यही वो दौर है जहां इतिहास तेजी से करवट लेता है। बिल्कुल, और इसी करवट में बाबा साहेब भारत की दिशा बदलने वाले थे। ये वीडियो एक ऐतिहासिक और शैक्षिक बायोग्राफी पर आधारित है। इसमें दिखाई गई घटनाएं और संवाद इतिहास से प्रेरित हैं और दर्शकों को जानकारी और प्रेरणा देने के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए हैं। इस वीडियो का मकसद किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या व्यक्ति के प्रति नफरत, भेदभाव या अपमान फैलाना नहीं है। हम सभी महापुरुषों और समाज के प्रति पूरा सम्मान रखते हैं। कृपया इस वीडियो को शिक्षा और समझ के दृष्टिकोण से देखें।